इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं डेड न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पर जमकर बरसे मंत्री शहनवाज हुसैन, कहा एनडीए में भी रहेंगे और योगी मोदी को देंगे गाली। मंत्री पद से बर्खास्तगी के बाद से मुकेश सहनी पर हमलावर हैं बीजेपी नेता। गोदाम से भारी मात्रा में गैस सिलेंडर गायब, वहीं दिन दहाड़े अपराधी ले उड़े बाइक। दोनों ही घटना में सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। और बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 2 दिनों की हड़ताल, कामकाज ठप कर कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के विरोध में जमकर किया प्रदर्शन। ट्रेड यूनियन ने भी जुलूस निकाला, जताया विरोध। बैंकों की हड़ताल से जहां ग्राहक हुए परेशान, वहीं करोड़ों का कारोबार भी हुआ प्रभावित। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। अब खबरें विस्तार से। बैंकों के निजीकरण के विरोध और नई पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी सोमवार को 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए। बिहार बैंक वर्कर यूनियन के सदस्यों ने बताया कि सरकार की नीतियों के खिलाफ बैंक कर्मियों में नाराजगी का माहौल है। अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए सोमवार को गोबरसही स्थित केनरा बैंक के रीजनल कार्यालय में कार्य बहिष्कार कर सभी शाखाओं के बैंक कर्मी बैंक के सामने नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। 28 और 29 मार्च को जिले के राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारियों का हड़ताल शुरू होने से एटीएम के आगे लंबी लंबी लाइनें लग गई। इसमें मुजफ्फरपुर के 5000 सहित पूरे सूबे में लगभग 20,000 बैंककर्मी हड़ताल में शामिल हैं। बैंकों में 28 और 29 की हड़ताल से पहले 26 को चौथा शनिवार और 27 को रविवार होने से बैंक 4 दिन तक बंद रहेंगे। बैंक कर्मचारियों की मांग की है कि बैंकों के निजीकरण पर रोक लगे, वहीं नई पेंशन योजना रद्द कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। इसके अलावा बाकी वसूली का समाधान नहीं करने, भाव वृद्धि पर नियंत्रण, 2014 के स्तर पर महंगाई लाने और श्रम कानून में परिवर्तन को रद्द किया जाए। केनरा बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के बिहार समिति सदस्य सचिदानंद सिंह ने बताया कि अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों को नहीं मानता है तो 2 दिवसीय हड़ताल के बाद अप्रैल में सभी बैंककर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के साथ बैंकिंग संगठन से ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक एवं बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ ही 28 एवं 29 मार्च को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर है। हमारी मुख्य मांगें हैं स्टॉप प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, दूसरी हमारी मुख्य मांग है स्टॉप आउटसोर्सिंग, तीसरी मांग है स्टॉप हेयर कट्स, स्टार्ट बैड लोन्स रिकवरी, एनपीएस स्कीम को वापस लेने का हम डिमांड करते हैं एवं डीए लिंक्ड ओल्ड पेंशन स्कीम को बैंकिंग इंडस्ट्री में लागू किया जाए। यह हमारी मुख्य मांगें हैं। क्या रणनीति होगी इसको लेकर आगे? और इस रणनीति के तहत आज जो है सो हड़ताल का पहला 28 मार्च है, फिर हम जो है सो कल भी हड़ताल पर रहेंगे। और अभी जो लूट मचा हुआ है बैंकों में, जो जमा पैसा है वह पब्लिक का है और सरकार जो है सो इसे जो है सो जो बेच रही है, जो खराब लोन हो गया है जिसमें DHFL 91,000 करोड़ रुपया का बैंकों से लोन है और उसका सेटलमेंट जो है सो 37,000 करोड़ रुपया में किया गया। आलोक इंडस्ट्रीज ने 30,000 करोड़ रुपया बैंक से लोन लिया, उसका सेटलमेंट जो है सो 5,000 करोड़ में किया गया।
95% हेयर कट्स इसमें हुआ। उसके बाद जो है सो शिव शंकरन इंडस्ट्रीज है, ये तमिलनाडु का इंडस्ट्रीज है। इसने 4,800 करोड़ रुपया बैंक से लोन लिया और इसका सेटलमेंट 320 करोड़ रुपया में किया गया, जिसमें 95% हेयर कट्स हुआ। तो इन तमाम आंकड़ों से यह सरकार को चेताना चाहते हैं कि सारे बैंक जो है सो प्रॉफिट में चल रहे हैं। यह जो सरकार की नीति है, जो बैंकों में पैसा जमा है, जो बड़े जो कॉरपोरेट जो है सो लोन लेकर के बैंक का पैसा नहीं चुका रहे हैं, इसलिए इनका हेयर कट्स 95% 60% बंद किया जाए और इसका रिकवरी किया जाए। सोमवार को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर स्कीम वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन कर्मचारी यूनियन, बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी यूनियन और बिहार राज्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन के संयुक्त बैनर के तत्वाधान में मोती झील स्थित कार्यालय से जुलूस निकाला गया, जो जवाहरलाल रोड, सरैयागंज टावर होते हुए प्रधान डाक कार्यालय तक गया और सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए यूनियन के राज्य अध्यक्ष नरेश राम ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार स्कीम वर्कर्स के साथ अमानवीय बर्ताव कर रही है। कठिन परिश्रम करने के बावजूद सरकार उन्हें सभी जनवादी अधिकारों से वंचित रहकर न्यूनतम मजदूरी से वंचित कर रही है, जिसके कारण आसमान छूती महंगाई में इनके आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। राज्य और केंद्र की सरकार स्कीम वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की मांग को लागू नहीं करती है, तो अपने हक हासिल करने के लिए जुझारू एवं ताकत और आंदोलन गठित करने की अपील की। 10 श्रम संगठन एवं स्वतंत्र फेडरेशनों की ओर से 28 और 29 मार्च को आम हड़ताल का निर्णय है और उसी के दरमियान 12 सूत्री हमारा मांग है। पुराना पेंशन योजना लागू करो, 4 जो श्रम संगठन 4 श्रम कानून जो है उसको वापस लो और पुराना जो श्रम कानून है उसको लागू करो। और जो है सो ये जो बेचने का जो एक एक करके बेचा जा रहा है, चाहे वह रेल हो, चाहे खनिज हो, चाहे तमाम सरकारी दफ्तर हो, एक एक करके केंद्र की सरकार और राज्य सरकार ठेका और ठेकाकरण कर रहा है। इसको समाप्त करे और करोड़ों लोगों का वैकेंसी अभी है लंबित है, करोड़ों लोगों को बहाल करो, जिससे नौजवानों को, आज हमारे देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार पड़े हुए हैं और सरकार एक तरफ ठेकाकरण कर रहा है। आज जहां 50,000 1 लाख वेतन मिलना चाहिए, आज 10,000 और 15,000 में काम लिया जा रहा है। और एक तरफ महंगाई चरम सीमा पर, लूट, हत्या, बलात्कार, राहजनी, छिनतई आम बात हो गया है। तो हमारी समझ है कि जब तक इस देश में नौजवानों को काम नहीं मिलेगा, यह छीन डकैती, हत्या, बलात्कार यह नहीं रुक सकता है, यह बात गति से तेज होगा। इसलिए हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार दे, पुराना पेंशन योजना लागू करे और तमाम हमारे ठेका पर जो बहाल है, चाहे हमारी महिलाएं प्रसव सेविका हो, आंगनबाड़ी सेविका हो या फिर हमारे विद्यालय रसोईया हो। बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन जो देश का ऑल इंडिया का है, उसके द्वारा मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, भाजपा सरकार के गलत बैंकिंग नीति और जो आर्थिक नीति है उसके खिलाफ जो है सो उन लोगों ने आज बंद का जो है सो आज कॉल दिया है। जो 28 और 29 तारीख को पूरे देश का बैंक व्यवसाय बंद रहेगा, उसका समर्थन देश के, बिहार के तमाम देश के सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने किया है, तमाम छोटे बड़े सभी यूनियन ने किया है कि हम उनके कॉल को, जो बैंक एसोसिएशन है देश के राष्ट्रीय स्तर के, उनका हम समर्थन करते हैं और मोदी जी के नीतियों का जो है सो हम विरोध करते हैं, इसके लिए हम उनका समर्थन करते हैं। उसके साथ साथ संयुक्त किसान समन्वय समिति, संयुक्त किसान मोर्चे ने भी आज बैंक के इस हड़ताल का समर्थन किया है। सेंट्रल ट्रेड यूनियन का और हम किसान संगठन के देश के लोग अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के द्वारा हम लोगों ने आज बंद
बंद का कॉल को समर्थन दिया है। समर्थन ही नहीं बल्कि हम कदम से कदम मिलाकर हमारे तमाम किसान, खेत मजदूर और सेंट्रल ट्रेड यूनियन के जितने भी संगठन हैं, कर्मचारी हैं, आज हम भारत सरकार के मोदी जी के गलत नीतियों का हम विरोध करते हैं और बैंक एम्प्लॉय के प्रति हम एकजुटता व्यक्त करते हुए हम इस सरकार की भूरी भूरी निंदा करते हैं और इस सरकार को हटाने के लिए हम लोग का जो लक्ष्य है वह जारी रहेगा। सेंट्रल बैंक को अभी आप लोगों ने बंद कराया, खुला हुआ था? जी हाँ, अभी हम लोगों ने जो कोऑपरेटिव बैंक है जो खुला हुआ है उसको हम लोगों ने बंद कराया। निजीकरण पर रोक लगाने, एनजीओ लाना बंद करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में मुजफ्फरपुर नगर निगम कामगार यूनियन के बैनर के तत्वाधान में चंदवारा पानीकल चौक से सैकड़ों की संख्या में निगम कर्मचारियों ने जुलूस निकालकर निगम कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। यूनियन के अध्यक्ष अशोक राय ने कहा कि कर्मचारियों की मांग सरकार पूरा नहीं करती है तो यह 2 दिन की हड़ताल चेतावनी है, इसके बाद लंबा हड़ताल पर जाएंगे। मौके पर फेडरेशन के अशोक कुमार सिंह सहित सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे। ये महासंघ के आह्वान पर, संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल का हम समर्थन करते हैं, जिसमें सबसे पहले निजीकरण पर रोक लगाओ। निजीकरण जो हो रहा है उससे कर्मचारियों का हक हकूक मारा जा रहा है। 18,000 से 21,000 वेतन देने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, केंद्र सरकार ने भी घोषणा की, लेकिन आज भी मजदूर को 18,000 से 21,000 नहीं मिल रहा है। अनुकंपा पर बहाली, इस मुजफ्फरपुर नगर निगम का ही बात करें तो 36 गो मृत परिवार आज सड़क पर बउआने का काम कर रहा है और उसके नॉमिनी को, उसके परिजन को अनुकंपा पर बहाली नहीं हो रहा है। एक मेरा कर्मचारी सूद ब्याज ले करके अपने बच्ची का शादी कर रहा है। बार बार हम लोग चिल्लाने का काम किया, निगम प्रशासन को लिख कर देने का काम किया कि कस्टम का अंतर वेतन का भुगतान किया जाए एरियर का, लेकिन ये प्रशासन नहीं सुने। नगर आयुक्त हमारे 1 साल से 1.5 साल के अंदर रहे हैं यहाँ, लेकिन कभी इस गरीब मजदूर को 50 रुपया भी बढ़ाने का काम इन्होंने नहीं किया। जबकि आज तक जो भी नगर आयुक्त आए, हिमांशु सर हों, दुबे जी हों, कर्मचारी के हक हकूक काम लेते हैं। आप इस कर्मचारी के बदौलत ही आप कुर्सी पर बैठते हैं। ये गंदगी सफाई करता है, इसके सफाई से शहर आबाद है। माननीय प्रधानमंत्री जी तौलिया से पूछ कर इन लोगों का आभार प्रकट करते हैं कि ये कर्मचारी पर ही शहर बसा हुआ है, लेकिन यहाँ निगम प्रशासन को और नहीं तो टॉर्चर करो। सारे बिहार की यही स्थिति बनी हुई है। अभी तुरंत आप देखे हैं कि मधुबनी में अकील अहमद साहब अपने बच्ची के शादी के लिए पीएफ का पैसा मांगने गए और वहां गाली गलौज उनके साथ किया गया। वो शरीफ व्यक्ति अपने चैम्बर में आकर के और फांसी लगा लिए और आत्महत्या कर लिए। इस तरह का टॉर्चरेशन हो रहा है। आज हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा निजीकरण पर रोक लगाओ, एनजीओ लाना बंद करो और एनजीओ ला करके शोषण करना उसका भी बंद करो। वो भी मजदूर है, उसको 270 रुपया वेतन भुगतान कर रहे हैं। इसी के लिए देशव्यापी हड़ताल है, जिसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। आज पूरे देश भर में मजदूरों का जो अहित हो रहा है सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा सारी जगहों पर ठेका प्रथा कर दिया है, एनजीओ के हाथों लगा दिया है। जो मजदूर नाला में निचले तबके के लोग काम करने, नाला में घुस के काम करते हैं, उसकी पेट परोजी बढ़ रहा है। सरकार तय किया था जिसको 18,000 21,000 वेतन दिया जाए, वो नहीं लागू कर रहा है। समान काम समान वेतन दिया, उसको लागू नहीं है। उसकी सेवा की गारंटी नहीं है कि कब रखेगा कब हटा देगा। हमारा कर्मचारी बिहार नहीं संपूर्ण भारत में भयभीत है। इसलिए संपूर्ण भारत के बिहार राज्य के सभी ट्रेड यूनियनों ने एक निर्णय लिया है संयुक्त मोर्चा कि साहब हम 28 और 29 को हम हड़ताल करेंगे, यह काम बंद करेंगे। हमारी मांग जब तक नहीं मांगेगी सरकार नीति निर्धारण करे। इसके लिए अब बिहार लोकल बॉडी ये संघर्ष मोर्चा के तहत संपूर्ण राज्य में भी आज नगर निकाय में काम करने वाले मजदूरों ने उसका समर्थन किया है, काम बंद रखा है। इसका समान काम समान वेतन नहीं मिलेगा। जब तक उसका की सेवा की गारंटी नहीं होगी तब तक यह काम नहीं होगा और बढ़ोतरी नहीं 18,000 21,000 भुगतान नहीं होगा तब तक यह मांग के लिए हम समर्थन में जारी मारते रहेंगे। अगर प्रशासन अगर मांग के विरुद्ध में हमारे किसी मजदूर किसी कर्मचारी को कार्रवाई करेगा
तो उसके लिए कानूनी सहारा हम भी लेंगे। आप देखा है रोसड़ा में कर्मचारी का हमारा हत्या हो गया है, हमारा मधुबनी में एक प्रधान सहायक ने आत्महत्या कर लिया है। तो अब हमारा मजदूर आत्महत्या करने के लिए रहेगा, इसका बर्दाश्त हम कभी नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही बिहार एनडीए के निशाने पर आए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के द्वारा बोचहा विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में भी प्रत्याशी उतारे जाने से लेकर वीआईपी विधायकों के भाजपा में शामिल हो जाने से नाराज मुकेश सहनी के तीखे बयानों को लेकर बिहार सरकार में उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने कड़ी टिप्पणी की है। मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा, इससे शर्मनाक क्या होगा कि जिसकी कृपा से मुकेश सहनी मंत्री तक बने उसे ही गाली दे रहे हैं। मोदी को मोदिया और योगी को योगिया कहते हैं। साथ ही बिहार के नेताओं के लिए छुट भैया शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद है कि जो कभी खुद चुनाव नहीं जीते वो दूसरे की जीत और हार का दावा कर रहे हैं। सबको मालूम है कि मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर नेता है और उन्होंने अपने मछुआरा समाज के साथ भी धोखाधड़ी की है। बोचहा उपचुनाव में कमल ही कमल खिलेगा और भाजपा प्रत्याशी ही निश्चित जीतेगा। उन्होंने कहा कि कुर्सी के लिए मन बदलने वालों के साथ जनता नहीं जाएगी। उनका सीधा इशारा राजद प्रत्याशी अमर पासवान और वीआईपी प्रत्याशी डॉक्टर गीता कुमारी की ओर था। अपने मन से बोचहा में भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत से जीतेगी। राजद के जो लोग हैं, जो लोग ईमान बदलने वाले हैं, उन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोगों ने बेबी कुमारी जी को उम्मीदवार बनाया है। अब वो भारी वोट से जीतेंगी क्योंकि सरकार हमारी तरक्की के रास्ते पर चल रही है। और मुजफ्फरपुर में तो सबको मालूम है कितनी तरक्की हो रही है इस जिला में। हम कर रहे हैं उसको। तो हम गांव-गांव जाएंगे, नौजवानों से मिलेंगे, उनको बताएंगे कि जो विकास के पथ पर चल रही है हमारी सरकार, उसमें उनकी मदद चाहिए। और बोचहा के लोगों से अपील है कि डबल इंजन की सरकार को मदद करें। अभी तो पूरा देश में देखिए योगी योगी मोदी मोदी हो रहा है, तो बोचहा में भी यही होगा, कमल कमल होगा, चप्पा चप्पा भाजपा होगा। ऐसा नहीं कह रहा सर कि राम से रावण बना दिया गया उनको। ऐसा है, जो व्यक्ति खुद चुनाव न जीता हो, जिस व्यक्ति का कोई उम्मीदवार न जीता हो, हमने अपने स्वयंसेवक दिए, बीजेपी के कार्यकर्ता दिए, 3 एमएलए बने, जो मोदी को मोदिया बोले, योगी को योगिया बोले, जो बिहार के नेताओं को छोट भैया बोले। ऐसी भाषा कभी शोभा देती है? जो मछुआरा समाज का हक मार ले, मछुआरा का, सहनी समाज का हक मारने का काम किया सिर्फ बड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर नेता। ये गरीबों का काम था। हम लोगों ने गरीबों का काम करने के लिए आपको जिम्मेवारी दी थी, न कि हेलीकॉप्टर पे उड़ने के लिए जिम्मेवारी दी थी। तो बहुत सी गड़बड़ी हो रही थी उस विभाग में। चेतावनी दी हमारे अध्यक्ष ने, नहीं ठीक हुआ तो नैतिकता तो उनको खुद ही दिखानी चाहिए। जिस दिन विधायक 0 हो गए और बीजेपी की कृपा से बीजेपी के एमएलसी की सीट खाली हुई थी, उस सीट पे आपको एमएलसी बनाया, बीजेपी ने अपने कोटे से बनाए, अपने कार्यकर्ता दिए जिसको विधायक बनाया, मंत्री अपने कोटे से बनाया, और आप हम ही लोगों को गालियां दे रहे थे। मछुआरा समाज के साथ अपमान करके, गरीब का काम नहीं करके खाली हेलीकॉप्टर पे घूम रहे थे। तो आपको नैतिकता दिखानी चाहिए। अब हम लोगों ने तो कभी, जो राम शब्द है वो बड़ा पवित्र शब्द है। सर उद्योग मुजफ्फरपुर के औराई थाना इलाके के राजखंड कोड़ियाही स्थित एक गैस गोदाम को चोरों ने निशाना बनाकर 82 गैस भरे सिलेंडर की चोरी कर ली। चोरी की पूरी वारदात गोदाम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इधर सिलेंडर चोरी होने की सूचना पर गोदाम मालिक अश्वनी कुमार मौके पर छानबीन की तो पता चला कि गोदाम से 82 सिलेंडर चोरी कर ली गई है। घटना के बाद स्थानीय वहीं गोदाम मालिक ने मामले की सूचना औराई थाने की पुलिस को जानकारी दी। घटना की सूचना पर पहुंची औराई पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की। इस दौरान गोदाम में लगे सीसीटीवी को पुलिस ने खंगाला है।
बताया जाता है कि इसमें कुछ चोर दिखे हैं जिसकी पहचान करने की कवायद में पुलिस जुट गई है। इधर घटना को लेकर गोदाम मालिक ने औराई थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि घटना देर रात 1 बजे के बाद की है। सुबह में उन्हें घटना की जानकारी मिली। जानकारी पर जब वह गोदाम पर पहुंचे तो देखे कि 82 सिलेंडर चोरी कर लिया गया है। जब सीसीटीवी खंगाला तो उसमें शातिर चोर दिखे। 4-5 चोर आके लगभग 1 बजे के करीब रात में इस घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज आया है कुछ? सीसीटीवी फुटेज है लेकिन चेहरा क्लियर नहीं पता चल रहा। कितने बजे की घटना लग रही है? 1 बजे के सीसीटीवी के अनुसार से 1 बजे। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस अभी छानबीन नहीं कर रही है। तो क्या संदेह लग रहा है किसी पर? इधर देखे हुए किस पर इल्जाम लगा सकते हैं। वाहन चोरों का दुस्साहस देखिए। बीच बाजार में दिन दहाड़े मोटरसाइकिल ले उड़े। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी चोर की तलाश में जुट गई है। रामबाग निवासी सुमित कुमार रोजाना की तरह इस्लामपुर स्थित KM नोवेल्टी में ड्यूटी करने पहुंचे। सड़क किनारे अपने BR06 BR9847 नंबर की अपाचे बाइक लगा दी। दोपहर में गाड़ी निकालने गया तो उसकी बाइक गायब थी। काफ़ी खोजबीन के बाद जब गाड़ी नहीं मिली तो बगल के दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। फुटेज देख हैरान परेशान हो गया। सफ़ेद टी-शर्ट पहने एक व्यक्ति बड़े आराम से उसकी गाड़ी लेकर चलते बना है। केस रजिस्टर कर नगर थाना की पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना इलाके के बलरा इस्माइल में श्राद्ध कर्म में जा रही 2 बच्चियों की जमकर पिटाई कर दी गई। वहीं उसे छुड़ाने पहुंची बच्चियों की मां, जिन पर हमला कर दिया गया। महिला के ऊपर रॉड से हमला किया गया। इसमें उसका सिर काफ़ी फट गया। सिर से काफ़ी मात्रा में खून निकल गया। इसमें महिला बेहोश हो गई, जिसके बाद लोगों ने उसे होश में लाने की काफ़ी कोशिश की। गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बताया जाता है कि घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही, जबकि उनकी 2 बच्चियों को निजी अस्पताल में इलाज कराया गया है। घायल महिला रिटायर्ड कॉलेज कर्मी की पत्नी लीला देवी है। पीड़िता ने बताया कि गांव में श्राद्ध कर्म था। पगड़ी चादर देखने के लिए बेटी जा रही थी। इसी दौरान आरोपी ने उस पर कुत्ता छोड़ दिया। इसके बाद उसके हाथ से मोबाइल छीनकर जमीन पे पटक दिया। दोनों बच्चियां नाबालिग हैं। कहा कि मोबाइल छीनने के बाद आरोपी ने दोनों बच्चियों को पीटना शुरू कर दिया। हल्ला हंगामा होने पर वे खुद पहुंची। बीच बचाव करने पर आरोपी आग बबूला हो गया। रॉड लेकर उस पर हमला कर दिया। इसमें उसका सिर फट गया। हाथ व बदन के कई हिस्से में गंभीर चोट लगी है। इधर घायल महिला ने पड़ोस के सुभाष सिंह, धर्मेंद्र पासवान, उर्मिला देवी और ज्योति के खिलाफ मनियारी थाने में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। हमारा बेटी जा रही थी ना फुआ के पगड़ी चादर देखने के लिए, तो कुत्ता हुलका दिया और उसके बाद में बेटी को पकड़ के लीचीवानी है रोड के बगल में, केरवाड़ी भी है, पकड़ के इसका देह पर चढ़ गया, गोतने लगा, मुक्के मारने लगा और झोटा धो के रोड में घिसियाने लगा। तो कहा कि मम्मी मम्मी बचा बचा। हम सुन लिए, दौड़ के गए तो हमको लपेट लिया और दोनों बहन के तो पहले ही लपेट लिया था। उसके बाद हम गए तो हमको तो मार रड बाप रे, 100 आदमी देखने वाला, 2-4 गो छोड़ावे वाला। हम तो मर जाती। सुभाष सिंह और उर्मिला देवी या ज्योति पकड़ करके रखा हमरे लोग के। बेटा को हुलका दिया, बेटा सुभाष सिंह और वह दुसाद के नाम कथी नाम बोले, धर्मेंद्र पासवान, दोनों डंडा चलाने लगा है। अब मोबाइल इसका तो पहले ही छीन लिया बड़ा वाला। शराब में जा रही थी? शराब वो पहले पी, शराब में जा रही थी? हम ना बउआ जाते दोनों। हम कहली तू सब जो ताले, बाद में हम जब गोतनी की। कितना दूरी पे आपका घर है उसका घर? सटले आधा के हकदार हती बउआ।
बाकी ओरे दिन से कहलाई झंझट बहुत जमाना से रख जो मारपीट किया कौन है आपका? जाऊद जाओ थे जो मारा है। विवाद कथी के? पूरे जमाना से है जमीन के झंझट हम कहले बउआ फैसला कल प्यार से, अगर हमरा तोरा कर निकलत हम तोरा दे देब, हमरा एको कट्ठा बचत ना हुए में खुश रहम, बाकी तू ले लिह न मनैया 14 कट्ठा बेईमानी कर रख ले है। अभी हम अभी पीड़िता का जो ये लोग जाके थाने में बताए थे कि ऐसे ऐसे मारपीट की घटना हुई है और इलाज के क्रम में सदर अस्पताल में भर्ती हैं, तो इनका फर्द बयान लेने के लिए SHO महोदय के आदेश से यहाँ पे आए हैं। फर्द बयान लेने के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी इनके निकटवर्ती थाने में की जाएगी, यहाँ से फर्द बयान की कॉपी चली जाएगी। बिहार युवा सेना ने मंत्री रामसूरत राय पर गंभीर आरोप लगाया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनबंधु क्रांतिकारी ने कहा कि मंत्री रामसूरत राय ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए रून्नी सैदपुर थाना रोड में 8 डिसमिल जमीन गैर कानूनी तरीके से अपने नाम लिखवा लिया, जबकि उस जमीन पर पहले से कोर्ट में 2 मामले चल रहे हैं। सोमवार को प्रेस वार्ता कर दीनबंधु क्रांतिकारी ने कहा कि मंत्री जी गरीबों का जमीन हड़पने में लगे हुए हैं। प्रेस वार्ता में शामिल पीड़ित पप्पू ठाकुर ने कहा कि जमीन छोड़ने के लिए आए दिन मंत्री जी की ओर से मारपीट कराई जा रही है, जान से मारने की धमकी भी दिलवा रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान युवा एकता मंच के अध्यक्ष प्रिय रंजन ठाकुर सहित कई अन्य संगठन के नेता मौजूद रहे। वार्ता हम लोग रखे हैं कि बिहार सरकार के मंत्री भूमि एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय जी न्यायालय के आदेश का अवहेलना करते हुए अपने निजी लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग किए हैं। उस मामले को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मामला है रून्नी सैदपुर का। रून्नी सैदपुर थाना अंतर्गत थाना रोड में फ्रंट से NH साइड से 8 डिसमिल ज़मीन का है। जो ज़मीन पहले से विवादित है उस पर 3-3, 4-4 मामला जो है न्यायालय में लंबित है और 2016 में ही उस खाता खेसरा नंबर पर टाइटल सूट पे जो है कोर्ट का सीतामढ़ी सब जज 2 का आदेश है कि जब तक सूट का डिस्पोजल न हो जाए तब तक ज़मीन का खरीद बिक्री नहीं करना है। ये सब जानते हुए भी 2017 में वो ज़मीन खरीदते हैं, जबकि उस ज़मीन को वो गड्ढा बता के खरीदते हैं, लेकिन उस पर उस टोटल 73 डिसमिल का जो ज़मीन का मामला है उस पर लगभग 40-50 परिवार लगभग 3-4 पुश्तों से रह रहे हैं। उस ज़मीन को ये खाली गड्ढा ज़मीन बता कर खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद जब ये दाखिल खारिज 2018 में करते हैं तो उसमें भी अंचलाधिकारी यह कहते हुए इनका आवेदन अस्वीकृत कर देता है कि मामला न्यायालय में लंबित है और ज़मीन पर आपका कब्जा नहीं है, इसलिए आपका दाखिल खारिज नहीं किया जा सकता है, आप गलत तरीके से आप रजिस्ट्री करा लिए हैं। ये साफ साफ उसके CO के रिपोर्ट में लिखा हुआ है। वहीं नहीं रुकते हैं उसके बाद लगातार वहाँ रह रहे लोगों को मारने का, पीटने का, गोली मारने का मुकदमा करवाए हैं कई गो SC/ST एक धारा 144, 107, मतलब एन केन प्राक्रेन कोशिश करते हैं कि वहाँ से लोगों को भगा करके अति पिछड़ा परिवार को वहाँ से उजाड़ करके उस कीमती ज़मीन को हड़प ले। जब उससे उबाज नहीं आते हैं तो तब तो मंत्री बन गए उसी विभाग के, और वहाँ के लोग डरे हुए सहमे हुए लोग मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में जो है अपना आवेदन देते हैं। आज 6 महीना से ऊपर हो गया, आज तक उन मिलने का समय नहीं दिया गया, क्योंकि मंत्री जी से संबंधित मामला है। और वही हुआ जिस बात का डर था 2022 में, जनवरी 2022 में उस ज़मीन का दाखिल खारिज अपने पद का दुरुपयोग करते हुए रामसूरत जी करवा लेते हैं। जबकि आप सोचिए, सोचने वाली बात है, और आपके माध्यम से भी हम सवाल पूछना चाहते हैं मंत्री जी से, रामसूरत राय जी से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, कि क्या आप जनता दरबार में लोगों को मिलने का समय इसलिए नहीं दिए चूँकि आपके मंत्री से संबंधित मामला था। हमने मार्च 2021 में आपको पत्र के माध्यम से सूचित किया, तो क्या आपने इसलिए निर्णय नहीं उनको बर्खास्त नहीं किया चूँकि भाजपा का मंत्री है, आप उससे डरते हैं? और रामसूरत जी से सवाल पूछना चाहते हैं कि ऐसा कितना मामला है बिहार में जो जालसाजी करके आप गरीबों का ज़मीन हड़पने का काम किए हैं? क्या हम दोनों लोगों से पूछना चाहते हैं कि न्यायालय का आदेश मंत्री, विधायक, सांसद और सरकार के लिए मान्य नहीं होता है क्या? इस सवाल का जवाब देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को तो खास करके बताना चाहिए। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर सोमवार को चंद्रलोक चौक स्थित एक होटल में NDA के घटक दलों के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने समीक्षा बैठक की, जिसमें NDA के सभी घटक दल के नेताओं से मंत्री मदन सहनी ने अपील किया कि पूरी ईमानदारी से राजग उम्मीदवार दिनेश प्रसाद सिंह का MLC चुनाव में मदद करें और उन्हें विजयी बनाकर विधान परिषद भेजें। इस दौरान मंत्री ने विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पर जमकर निशाना साधा और कहा
कि जो लोग पंचायती चुनाव के खिलाफ हैं आज वो मैदान में हैं और अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं। ऐसे दल से पंचायत के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सावधान होने की ज़रूरत है और ऐसे दल को वोट नहीं करने की ज़रूरत है। काफ़ी लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता में आने के पश्चात पंचायती चुनाव शुरू कराया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है कि पंचायती चुनाव में पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को आरक्षण दी गई और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया। राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में पंचायती चुनाव बंद था। वहीं समाज कल्याण मंत्री ने नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना की तारीफ करते हुए 7 निश्चय योजना पार्ट 2 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज बड़ी तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हुआ है और इस विकास में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहभागिता है। इसलिए जो भी पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं वो एमएलसी उम्मीदवार दिनेश सिंह को वोट करेंगे और विधान परिषद पहुंचाएंगे। हमारे प्रत्याशी है श्री दिनेश प्रसाद सिंह जी। उनके चुनाव को हम लोग तैयारी के लिए बैठे हैं और हम सभी लोग इस बात से पूरी तरह आशान्वित है कि यह चुनाव हम लोग हर हाल में जीतेंगे। नामांकन में भी हम लोग आए हुए थे। बहुत ही पंचायत के जितने हमारे प्रतिनिधि हैं, हजारों प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए थे और पहले भी इस चुनाव को उनके द्वारा जीता गया है। जिला परिषद के अध्यक्ष के नाते भी मुजफ्फरपुर में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। लगातार विधान परिषद में भी उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के लिए आवाज़ उठाई है। आप सभी अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के अंदर में 2006 में जब 2005 में उनकी सरकार बनी तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत उन्होंने अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 20% और महिलाओं को पंचायत के अंदर में 50% का आरक्षण दिया था। और एक लंबे अंतराल के बाद 22 साल के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हुआ और कोई नहीं चाहता है कि फिर से उस दल के लोग को मौका मिले जो इस चुनाव को लटकाने का काम करते हैं। हमारी सरकार 7 निश्चय पार्ट 1 या 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत भी पंचायत के अंदर में बहुत सारे काम किए हैं, चाहे वह नली गली योजना हो, नल जल के माध्यम से हो। अब हम लोग की सरकार सोलर लाइट भी प्रत्येक वार्ड में 10-10 सोलर लाइट लगाने जा रही है। अगर किसी पंचायत प्रतिनिधियों पर किसी तरह का खतरा होगा तो उनको सुरक्षा भी प्रदान किया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पहले पंचायत में जो हमारे मुखिया होते थे, प्रमुख होते थे, जिला परिषद के सदस्य होते थे, यहाँ तक कि जो हमारे वार्ड सदस्य हैं उनके पास चुनाव तो जीत जाते थे, जनता उनके ऊपर भरोसा करती थी, जवाबदेही देती थी, लेकिन वो कोई काम नहीं कर पाते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको मजबूत करने का काम किया है और इसलिए हम लोग पूरी तरह से आशान्वित हैं कि सभी जो पंचायत के हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनको अपना एक वोट देंगे और वो चुनाव जीतेंगे। आज हम लोग सभी जो हमारे एनडीए के साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष जी भी हैं, हमारे जनता दल यू के पूर्व अध्यक्ष जी भी हैं और वर्तमान में हमारे प्रदेश सचिव भी हैं, जो हमारे महानगर के अध्यक्ष हैं। सभी साथी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे कई प्रखंड के अध्यक्ष भी आए हुए, हमारे पंचायत के प्रतिनिधिगण भी आए हुए। सभी लोग एक मत से हम लोग अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए यहाँ तैयारी की हम लोग। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार की एमएसएमई योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सोमवार को रामदयालु स्थित एक निजी होटल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं मंत्रालय के द्वारा एमएसएमई योजना के विकास हेतु दिए जा रहे प्रोत्साहन और अन्य संबंधित विषयों पर विशेषज्ञों ने चर्चा की। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार उद्योग संघ, लघु उद्योग भारती, लीची अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के शाखा प्रबंधक, जिले के विभिन्न उद्योग समूह के प्रतिनिधिगण एवं उद्यमियों के साथ कई बैंकों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा
कि बिहार सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सेक्टर के बिजनेस का संचालन सही तरीके से हो सके। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा अस्तित्व में लाए जाने वाला इस योजना में एमएसएमई कारोबारियों को सहज तरीके से लोन मुहैया कराने को लेकर कृत संकल्प है। वहीं एमएसएमई के जिला निदेशक प्रदीप कुमार ने बताया कि लघु और सूक्ष्म उद्योग का स्टार्टअप शुरू करने वालों के साथ एमएसएमई सदैव है और हर संभव मदद दी जा रही है। भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार के जितने भी पॉलिसीज एमएसएमई से संबंधित हैं, एमएसएमई को कैसे बढ़ा दिया जाए, कैसे एक्सपोर्ट करवाया जाए, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, चैंपियन पोर्टल्स क्या है, कैसे लोन दिलवाया जाए, कैसे ज़मीन दिलवाया जाए, ये सारी की एक समेकित जानकारी भारत सरकार की वो उसकी जानकारी के लिए पब्लिसाइज करने के लिए भारत सरकार का ये प्रोग्राम है, जिसमें भारत सरकार की पॉलिसीज है, जिसमें कि भारत सरकार कोई भी सीजीटी एमएससी करती है, सीएलसीएसएस करती है, कैसे उसका परचेजिंग हो, कैसे 358 आइटम्स जो रिजर्व्ड आइटम्स है इसका एक्सक्लूसिव परचेज एमएसएमई के द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार के जितने विभाग हैं, जितने मंत्रालय हैं, जितने निगम हैं, ये 358 आइटम्स एक्सक्लूसिव परचेज है। इसको आप एमएसएमई के अलावा दूसरा से परचेज ही नहीं कर सकते हैं, उसकी जानकारी देनी है। फिर भारत सरकार के जितने भी विभाग मंत्रालय हैं उसमें 25% एमएसएमई से परचेज करना अनिवार्य है, इसकी जानकारी देते हैं। चैंपियन पोर्टल्स में ये बताते हैं कि भाई एमएसएमई का कोई कंप्लेन है, चाहे वो भारत सरकार से हो, चाहे वो राज्य सरकार से हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी से क्यों ना हो, उसमें हम लोग चैंपियन पोर्टल्स में वो सप्लायर्स को, वो बायर्स को पूछते हैं कि भाई इनका आपने पेमेंट क्यों नहीं किया, आप इसका रॉ मटेरियल की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देता है तो उससे स्पष्टीकरण की हम लोग मांग करके उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। तो ये पॉलिसीज़ जितनी भी मंत्रालय की पॉलिसीज है, एमएसएमई मंत्रालय की, वो पॉलिसीज़ को एमएसएमई के लोगों को बताना, प्रोस्पेक्टिव एमएसएमई के लोगों को बताना, एग्जिस्टिंग एमएसएमई के लोगों को बताने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हमारे आज राज्य के माननीय उद्योग मंत्री ने भी शिरकत किया और उन्होंने भी एमएसएमई मंत्रालय की भूरी प्रशंसा की है। तो पॉलिसी बन जाना और धरातल पे उसका नजर आना दो अलग-अलग है। ये बहुत आपका सिंगल विंडो, हाँ, बहुत सारगर्भित क्वेश्चन है आपका कि पॉलिसी बना लेना शायद उतना मुश्किल काम नहीं होता है, लेकिन धरातल पे लाना ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो उसी के लिए हमने बताया ना कि चैंपियन पोर्टल हमारे यहाँ खोला गया है। अगर बैंक से लोन नहीं मिलता है तो तुरंत हमको लिखे वो चैंपियन पोर्टल पे, हम उनका निराकरण करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर उनको डिले पेमेंट होता है, कोई एमएसएमई बेचारा सप्लाई कर दिया उसका रॉ में, उसके बाद उसको पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो हमारे चैंपियन पोर्टल पे डालें और उससे हम तत्क्षण उसका निराकरण करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब बातें हैं जिस पर हम लोग विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं और हमारे भारत सरकार के भी वरीय पदाधिकारी आए हुए हैं। स्टार्टअप के लिए तो भारत सरकार और बिहार सरकार में दोनों अच्छी पॉलिसीज है। स्टार्टअप में बिहार सरकार की पॉलिसी 10 लाख रुपया सीड कैपिटल की है। स्टार्टअप में केंद्र सरकार की हम लोगों ने इंक्यूबेशन सेंटर खोला है, आईडीज़ को रखा है। जो भी इंक्यूबेशन सेंटर जो इंक्यूबेट करते हैं, इनोवेटिव आइडिया जो देते हैं, उसको हम लोग आईआईटी में भेज के उस आइडिया को व्यवहारिक रूप से सफल बनाने के लिए जितना भी खर्च होता है वो भारत सरकार देती है। तो ये सब सारी बात की जानकारी हम लोग इस बैनर के तहत दे रहे हैं।